ये एंशियंट हिस्ट्री इसके भी का पार्ट 3 होगा। पार्ट 3 के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे और ये हड़प्पा सभ्यता का पार्ट दूसरा होगा। पहला पेज आपको दूसरे नंबर पहले वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो पहला पेज आपको इसके पहले वाला वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। अब यहाँ पे इसके दूसरे वीडियो में इसके तीसरे वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता का फिर शुरू करते हैं पार्ट 2। देखिए हड़प्पा सभ्यता यानी कांस्ययुगीन सभ्यता, इसका जो आप यहाँ पर कहा गया, जो इसका जो नामकरण किया गया उसमें देखिए चौथा पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता मतलब कांस्ययुगीन सभ्यता जिसको हम लोग करते हैं। देखिए तिब्बत सिंधु वास्तु ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया, अतः इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति या प्रथम नगरीय सभ्यता देखिए। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ। कार्यक्रम या कार्य निर्धारण देखिए। सिंधु सभ्यता कार्यक्रम निर्धारित करना एक जटिल कार्य। इसकी लिपि का उद्राचन ना हो पाना इसे जटिलता बना देता है। मतलब इसकी लिपि का पढ़ा ना जाना इसे जटिलता बना देता है। प्रारंभ इसका कार्य निर्धारण प्रमुख रूप से मेसोपोटामिया में उर और फीस स्थलों को प्राप्त हड़प्पाई मोहरों के आधार पर किया गया। अनेक विद्वानों ने इस सभ्यता के निम्न कार्यक्रम सुझाए हैं। पहला देखिए 35 ईस्वी पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व तक। यह कार्यक्रम को रेडियो काल में विधि के आधार पर निम्नांकित किया गया। इसके 3 चरण निम्नलिखित है। पहला देखिए पूर्व हड़प्पाई चरण, जिसमें लगभग आपको पूर्व हड़प्पाई चरण मतलब आपकी हो गया लगभग 35 ईस्वी पूर्व से लेकर 26 ईस्वी पूर्व तक, और परिपक्व हड़प्पाई चरण मतलब कि लगभग 26 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक, और उत्तर हड़प्पाई चरण मतलब लगभग 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व तक। और अब यहाँ देखिए क्या कि लगभग 1900 ईस्वी पूर्व के बाद हड़प्पाई सभ्यता की एक रूप था। लगभग 1900 ईस्वी पूर्व के बाद हड़प्पाई सभ्यता की एक रूपता कमजोर हो गई और प्रादेशिक रूपांतर कम उत्पन्न होने लगा कि सिंधु सभ्यता के यह काल क्रम सर्वाधिक मान्य है। कार्बन डेटिंग से 50,000 वर्ष तक के जीवाश्मों की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इससे पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए यहाँ यथा पृथ्वी की यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। देखिए दूसरा देखिए 25 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक यह कार्यक्रम सर मार्टिमर व्हीलर द्वारा निर्धारित किया गया, चूँकि मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के काल 2350 ईस्वी पूर्व में सिंधु सभ्यता का व्यापार चरम अवस्था में था। सारगोन के काल को 2350 ईस्वी पूर्व में सिंधु सभ्यता का व्यापार चरम अवस्था में था। अतः इसकी निम्न सीमा 25 ईस्वी पूर्व निर्धारित की गई। 15 ईस्वी पूर्व से ऋग्वेद का काल प्रारंभ होता है। अतः यह इसकी ऊंची सीमा है। 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व देखिए। तीसरा देखिए 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व की बात यहाँ पर की गई है। 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर तीसरा 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक, 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक देखिए यहाँ पे यह कार्यक्रम आपको श्री D.P. अग्रवाल द्वारा निर्धारित किया गया। उनके मतानुसार 1750 ईस्वी पूर्व से इस सभ्यता का पतन प्रारंभ हो गया था और 1500 ईस्वी पूर्व तक आते आते यह सभ्यता विनिष्ट अर्थात लुप्त हो चुकी थी। आप सोचा कि 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर 2750 ईस्वी पूर्व तक, 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर 2750 ईस्वी पूर्व तक देखिए यहाँ पर सर्जन मार्शल, जिन्होंने मोहनजोदड़ो में व्यापक उत्खनन कार्य किए थे, ने यह कार्यक्रम निर्धारित किया। उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया कि इस अवधि को सिंधु सभ्यता के पूरे उत्थान और पतन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। फिर आपको आगे देखिए आपको 28 ईस्वी पूर्व से लेकर 25 ईस्वी पूर्व तक, 28 ईस्वी पूर्व से लेकर 25 ईस्वी पूर्व तक की बात यहाँ पर की गई है। तो 28 ईस्वी पूर्व से 25 ईस्वी पूर्व तक देखिए यह कार्य मेके द्वारा निर्धारित किया गया। इन्होंने मोहनजोदड़ो को उत्खनन कार्य कराया था। 35 ईस्वी पूर्व से लेकर 25 ईस्वी पूर्व तक देखिए यह कार्यक्रम आपको MS वत्स द्वारा निर्धारित किया गया। इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन कार्य करवाया था। अब एक 29 ईस्वी पूर्व से लेकर 19 ईस्वी पूर्व तक देखिए यह डेल्स द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है, जिन्होंने आपको कोठी दीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोजगी सहित दक्षिण एशिया के अनेक समकालीन स्थलों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला। सिंधु सभ्यता के निर्माता देखिए यहाँ पर सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित प्रजातियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहला देखिए प्रोटो आस्ट्रोलॉइड, देखिए यह सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति थी। संप्रति यह मध्य भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रूप में विद्वान है। देखिए दूसरा देखिए भूमध्य सागरीय देखिए जिसको बोलते हैं मेडिटेरियन, देखिए सिंधु सभ्यता के निर्माता इस प्रजाति को ही माना जाता है। इस समय यह प्रजाति दक्षिण भारत में पाई जाती है।
देखिए फिर आपको यहाँ पर सुनीति कुमार चटर्जी नामक देखिए सुनीति कुमार चटर्जी नामक भाषाविद ने सिद्ध किया कि बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों को लोगों की ब्राहुई भाषा और दक्षिण भारत की भाषा और तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में काफ़ी समानता देखिए काफ़ी समानता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप ये लोग दक्षिण चले गए थे। तीसरा आपको देखिए मंगोलॉयड, देखिए आप मंगोलॉयड की बात देखिए, इस मंगोलॉयड इस प्रजाति के लोग आपको विशेषकर उप हिमालय प्रदेश में पाए जाते हैं, जिनमें आपको सिक्किम, असम, भारत, म्यांमार का सीमांत क्षेत्र, तटगांव की पहाड़ी क्षेत्र प्रमुख है। कुछ लोग आपको पश्चिमी हिमालय के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। अल्पाइन की बात देखिए यहाँ पर इस प्रजाति के लोग आपको विशेषकर सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिल प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य गंगा एवं निम्न गंगा मैदान में इसके अतिरिक्त आपको मध्य गंगा एवं निम्न गंगा मैदान में भी पाए जाते हैं। अल्प उद्भव की बात यहाँ पर करते हैं। सिंधु सभ्यता के उद्भव में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस सभ्यता के अवशेष जहाँ कहीं भी मिले हैं वे अत्यंत विकसित अवस्था में ही मिले। अतः इसके आदि और अंत का पता ही नहीं चल पाता। इतिहासकारों में सभ्यता के उद्भव को लेकर सामान्यतः दो मत है, विदेशी उद्भव का मत एवं स्वदेशी उद्भव का मत। अब यहाँ देखिए क्या विदेशी उद्भव का जो मत देखिए उसको यहाँ पर देखिए कि विदेशी उद्भव का मत यहाँ पर इस मत को मानने वाले इतिहासकार मार्शल व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर एवं डी कोसामी प्रमुख है। इन लोगों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ था। वहाँ से इस सभ्यता के तत्व आपको मिस्र होते हुए यहाँ पहुँचा। क्रेमर का मानना है कि 24 ईस्वी पूर्व में सुमेरियाई लोग भारत आए और यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप अपनी संस्कृति में परिवर्तन करके सिंधु सभ्यता का विकास किया। गार्डन देखिए आपको क्या गार्डन चाइल्ड का मत है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने नवीन पृष्ठभूमि अपनी संस्कृति का आरोपण किया, जिससे द्रुत गति से इसका विकास हुआ। एच डी सांकलिया के अनुसार बलूचिस्तान से प्राप्त होने वाले चौथे जो ऊपर की ओर जाने पर संकरे होते जाते हैं तथा मेसोपोटामिया से प्राप्त जिगुरत में समानता एवं वे एक ही राजतंत्र से प्रेरित हैं। परंतु यदि मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता की बारीकी से तुलना की जाए तो पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है। सेंथम नगर जाड़ की तरह बुने थे। यहाँ के मकानों में अधिकांशतः पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। यहाँ जल निकास प्रणाली अत्यंत उन्नत अवस्था में थी। लिपि चित्राक्षर थी। इसके विपरीत आपको मेसोपोटामिया नगर बेतरतीब बने थे। उनमें ज़्यादातर आपको कच्ची ईंटों का ही प्रयोग हुआ। उनकी लिपि किलाक्षर थी। मेसोपोटामिया के नगरों में मंदिरों के प्रमाण है, जबकि सिंधु सभ्यता में इसकी कोई प्रमाण नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया के लोगों का कोई योगदान नहीं है। अब एक स्वदेशी उद्भव का मत, इस मत को मानने वालों फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, आल्विन दंपति, SR राव एवं DP अग्रवाल प्रमुख है। इन विद्वानों को मानना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव आपको ईरानी, बलूच और सिंधु संस्कृतियों, आमरी कोठी दीजी तथा भारत के स्थानीय संस्कृतियों से हुआ। फेयर सर्विस की बात यहाँ पर कही गई है। तो फेयर सर्विस में जो आपके यहाँ पर उसको समझिए। देखिए आपको क्या कि फेयर सर्विस के अनुसार बलूचिस्तान की नाल, कुल्ली, राना घुंडई तथा सिंध की आमरी कोठ डीजी के प्राक हड़प्पन ग्रामीण संस्कृतियों से सभ्यता का उद्भव हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार अमलानंद घोष ने अपने शोधों से सिद्ध कर दिया कि राजस्थान के बीकानेर में स्थित सोती संस्कृति की सभ्यता का उद्भव हुआ। उन्हें सुरकोटदा से सिंधु संस्कृति और सोती सांस्कृतिक अवशेष साथ साथ मिले हैं। इस तरह कालीबंगा से मिले पूर्व सिंधु सांस्कृतिक अवशेष सोती से मिले अवशेषों के समान पाए गए। प्रसिद्ध इतिहासकार आल्विन और DP अग्रवाल ने लिखा है कि सोती संस्कृति कोई अलग संस्कृति नहीं थी, बल्कि सिंधु सभ्यता का ही प्रारंभिक रूप थी। अब कि क्या सिंधु संस्कृति और सोती संस्कृति दोनों के मिलभांड पर एक ही समान पीपल के पत्तों का चित्रण हुआ। उनके मिलभांडों पर रस्सी के निशानों में भी समानता है। दोनों जगह आपको छल्लेदार गोरे वाले बर्तन प्राप्त हुए। अतः कहा जा सकता है कि सोती संस्कृति से ही सिंधु सभ्यता का उदय हुआ। संप्रति यही मतों का विद्वानों में विमान है। संप्रति आपको यही मतों का विद्वानों में विमान है। विस्तार की बात यहाँ पर करते हैं।
तो विस्तार की बात यहाँ पर जो आपको कहा तो उसको साथ समझने का प्रयास कीजिए। विस्तार देखिए यहाँ पर क्या हड़प्पा सभ्यता का उदय, देखिए हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इस देखिए इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति, इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के केंद्र आपको केंद्र स्थल, इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंधु, मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से देखिए यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। सन 1927 ईस्वी में भारत के विभाजन के समय इस समय तक इस सभ्यता से जुड़ी केवल 40 बस्तियों का ही पता चल पाया था। पिछले देखिए यहाँ पर क्या कि पिछले 50 वर्षों में किए गए अनुसंधान कारण इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। अब इस संस्कृति देखिए अब इस संस्कृति के भिन्न भिन्न चरणों से लगभग 1400 बस्तियों की खोज की जा चुकी है। इनमें 925 बस्तियाँ भारत में और 475 बस्तियाँ 925 बस्तियाँ भारत में और 475 बस्तियाँ पाकिस्तान में। इसमें भी केवल 40 बस्तियाँ सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई है, जबकि 1100 बस्तियाँ लगभग 80% सिंधु तथा गंगा के बीच के मैदान में स्थित है, जहाँ कभी सरस्वती नदी बहती थी जो आज के लुप्त हो गई है, तथा लगभग 250 बस्तियाँ भारत में सरस्वती नदी प्रणाली क्षेत्र से परे पाई गई है, जिनमें से कुछ गुजरात में और थोड़ी सी महाराष्ट्र में है। वर्तमान तीन देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में इसका विस्तार मिलता है। हालांकि पूरे अफगानिस्तान में इसका प्रसार नहीं था, परंतु दो महत्वपूर्ण स्थलों मुंडीगाक और सुरतुगुई में इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। पाकिस्तान में आपको मुख्यतः 3 क्षेत्रों आपको दक्षिण बलूचिस्तान, सिंधु और पंजाब प्रांत में इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। दक्षिण बलूचिस्तान में इसके प्रमुख स्थल सोतका को और डाबरकोट और बालाकोट थे। सिंध प्रांत आपको मोहनजोदड़ो, जोधरो, आमरी, कोटदीजी और अली मुराद प्रमुख स्थल थे। पंजाब प्रांत में सबसे महत्वपूर्ण स्थल आपको हड़प्पा था। इसके अतिरिक्त आपको डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान डेरी, गुमरा और चकपुरवाने अन्य स्थल थे। भारत में आपको देखिए भारत में जम्मू प्रांत में आपको मांडा, पंजाब में रोपर, देखिए यहाँ पर क्या कोटर निहंग खान, चक 86 12, संगोर और डेर मजरा। हरियाणा में बनवारी, मितायल, देखिए आपको मिथातर, यहाँ पर क्या कहा आपको मिथातर, आपको यहाँ पर क्या कि देखिए आपको मिथातर, सिसवर, बखावरी, राखी गढ़ी और बालू उत्तरी राजस्थान में इसके 2 दर्जन पुरास्थल मिले हैं, जिसमें गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा, जिसमें आपको गंगानगर जिले में स्थित आपको कालीबंगा सबसे महत्वपूर्ण है। वस्तु राजस्थान के समस्त सिंधु सभ्यता स्थल आधुनिक गंगानगर जिले में ही स्थित है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर स्थित है, जबकि आपको सहारनपुर जिले में बड़ा गांव तथा हुल्लास प्रमुख स्थल है। गुजरात के क्षेत्र को दो भागों में कच्छ की खाई और खंबात की खाई में बांटा जा सकता है। कच्छ की खाई में 3 प्रमुख स्थल है, देसरपुर है, सुरकोटदा है तथा धोलाविला है। खंबात की खाड़ी के स्थलों में लोथर, रंगपुर, रोजदी, परहास, पाटन, भगतराव, नागेश्वर, कुंतासी, मेघम, शिकारपुर प्रमुख है। फिर देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र और इसके महत्वपूर्ण प्रवास जो आपके यहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर इसका फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है, उसको आपको है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि हड़प्पा सभ्यता की बात यहाँ देखिए हाल ही में देखिए क्या कि हाल ही में आपको महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में गोदावरी तट पर देमाबाद से कुछ ठीकरे मिले हैं। देमाबाद से आपको कुछ ठीकरे आपको मिले हैं, जिन पर आपको सिंधु लिपि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहीं से आपको कांस्य एक रथ प्राप्त हुआ है, जिसे नग्न पुरुष चला रहा है। इसे हड़प्पा सभ्यता के काल से जोड़ा जाता है। अतः अब इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग देमाबाद को ही इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल मानने लगा है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में गोदावरी के मुहाने तक और पश्चिम बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व मेरठ तक था। देखिए यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज आकार का है। इसका पूरा क्षेत्र लगभग आपको 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता का कुल भौगोलिक क्षेत्र मिस्र की सभ्यता के क्षेत्र से 20 गुना और मिस्र मेसोपोटामिया के कुल समृद्ध क्षेत्र से 12 गुना बड़ा। यह क्षेत्र पाकिस्तान से तो बड़ा है ही। ईसापुर आपको तीसरी और दूसरी शताब्दी में संसार भर में किसी भी संस्कृति का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र से बड़ा नहीं था।
देखिए स्वतंत्रता के बाद हुई खुदाई में सबसे अधिक स्थल गुजरात प्रांत से मिले हैं। अतः अब कुल स्थलों की संख्या 1500 तक पहुँच गई, 1500 तक पहुँच गई, जबकि क्षेत्रफल बढ़कर 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। देखिए हड़प्पा सांस्कृतिक स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है, जबकि सबसे दक्षिणी स्थल मांडा से 1400 किलोमीटर दूर गोदावरी के तट पर धेमाबाद है। इसका सबसे पश्चिमी स्थल दासक नदी किनारे स्थित सूतकांगेन है एवं सबसे पूर्वी स्थल इससे 1600 किलोमीटर दूर मेरठ में हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर है। इस सिंधु संस्कृति आपको 1300 किलोमीटर इस सिंधु संस्कृति में आपको 1300 किलोमीटर समुद्र तट था। अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें देखिए सबसे पूर्व में सबसे नॉर्थ में आपको मांडा जम्मू कश्मीर आपको है, फिर आपको सबसे उत्तर में आपको मांडा है, सबसे दक्षिण में आपको देवाबाद गोदावरी नदी पर आपको है, और सबसे वेस्ट में जो आपके यहाँ देखिएगा वेस्ट में आपको दासक नदी किनारे आपको सूतकांगेडोर है। वेस्ट में आपको सूतकांगेडोर दासक नदी किनारे है, और आपको सबसे ईस्ट में आपको यहाँ पर क्या हिंडन नदी किनारे, सबसे ईस्ट में आपको हिंडन नदी किनारे मेरठ में आपको आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। अब हम देखिए क्या कि ऐसे भी समझिए मांडा जम्मू कश्मीर है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, आपको सूतकांगेडोर पता नहीं। अब आगे हम देखिए क्या कि हड़प्पा कालीन नगरों की देखिए यहाँ पर क्या हड़प्पा कालीन नगरों को तीन कालों प्राक हड़प्पा और हड़प्पा उत्तर में बांटा जाता है। कुछ नगरों में तीन कालों के लक्षण प्राप्त होते हैं। देखिए प्राक हड़प्पा स्थल, देखिए ये प्राक हड़प्पा स्थल ये वे स्थल जो हड़प्पा के पूर्व विद्वान थे। इन स्थलों आपको दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थित मुंडी गाक एवं दे मोरासी घुंडई पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित नार किले गुल मोहम्मद दमसदात पेरियानो घुंडई अंजीरा सियादम, फिर आपको यहाँ देखिए क्या कि सियादम नुंद्रा कुल्ली मेही पिराकदम था मेहरगढ़ प्रमुख। इसके अतिरिक्त सिंध प्रांत में आमरी कोट दीजी था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत आपको हड़प्पा सरायखोल एवं जलीलपुर उल्लेखनीय प्रांत है। देखिए भारत उत्तरी राजस्थान में स्थित कालीबंगा, हरियाणा में राखीर गढ़ी एवं बनवाली से प्राक सभ्यता पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन स्थल इसका वर्णन विस्तार से पहले ही क्या हड़प्पा कालीन स्थल इसका वर्णन आपको विस्तार से हड़प्पा स्थल आपको हो चुका है। और फिर आपको देखिए हड़प्पा उत्तर स्थल जो आपको रोजदी और रंगपुर, हड़प्पा उत्तर स्थल जो आपको रोजदी और रंगपुर है। अब देखिए तीन कालों का स्थल, देखिए तीनों कालों के जो स्तर रहे हैं वह सुरकोटदार रहा है, फिर आपको धोलावीरा और राखीगढ़ी रहा एवं मांडा रहा है। तो तीनों कालों में जो स्तर रहे आपको वह सुरकोटदार है, धोलावीरा है और राखीगढ़ी एवं मांडा है। फिर देखिए इसका नगर नियोजन की जो बात यहाँ पर की गई है उसको देखिए नगर नियोजन जो आप यहाँ पर उसको देखिए नगर नियोजन। इसमें देखिए हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर दो भागों में विभक्त थे। पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे किंतु छोटे होते थे। इन टीलों पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे। पूर्वी टीले पर आपको नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। यह टीला अपेक्षाकृत बड़ा था। इसमें समान नागरिक व्यापारी शिल्प कारीगर और श्रमिक रहते थे। दुर्ग के अंदर मुख्यतः आपको महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन तथा अन्नागार स्थित थे। सामान्यतः पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीला नहीं। इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे कि कालीबंगा का नगर क्षेत्र भी रक्षा प्राचीर से युक्त था। लोथर और सुरकोटा में अलग अलग दो टीले नहीं मिले थे, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। जबकि चनहुद्रो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था। धोलावीरा का नगर 3 इकाइयों में बटा था। देखिए पहले यह समझा जाता था कि हड़प्पा के सभी नगर पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित है, परंतु यह पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े सार्वजनिक भवन, बाजार, छोटे बड़े रिहायशी मकान और शिल्पशालाएं लगभग सभी इलाकों में पाई गई है।
फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या कि प्रत्येक देखिए आपको क्या कि प्रत्येक नगर में देखिए प्रत्येक नगर में आपको कई सेक्टर या टीले माउंट प्रत्येक नगर में आपको कई सेक्टर या टीले माउंट ऊंची दीवार से घिरे हुए थे जो अलग अलग दिशाओं में बटे हुए थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा और कालीबंगा में पश्चिम की ओर एक ऊंचा आयताकार टीला है और उत्तर दक्षिण तथा पूर्व की ओर विस्तृत टीला है। लेकिन धोलाविला और बनवारी स्थलों पर दीवार से घिरा एक ही टीला है जो कि आंतरिक रूप से तीन या चार दीवार से घिरे सेक्टरों में विभाजित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीबंगा कोटदा जैसे हड़प्पाई नगर स्थल खुदाई से पता चलता है कि नगर में प्रवेश करने के बाहरी चार दीवार यानी परकोटे में कई बड़े प्रवेश द्वार होते थे। आंतरिक चार दीवारी परकोटे में भी प्रवेश द्वार देखने को मिलते हैं। धोलाविला में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिलता है। इस लेख के वर्ण यानी कि इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक प्राप्त लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। यह लिखावट एक काठ की तख्ती पर खुदाई करके उसमें सफ़ेद चूना या जिप्सम भरकर तैयार की गई थी। इसमें 10 संकेताक्षर है जिनमें से प्रत्येक ऊंचाई आपको 37 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 से 27 सेंटीमीटर है और उनके द्वारा कोई नाम या शीर्ष बताया गया है और जब यह नाम पट प्रवेश द्वार पर टंगा होगा जब यह नाम पट प्रवेश द्वार पर टंगा हुआ होता तो दूर से दिखाई देता रहा होगा। जब यह नाम पट प्रवेश द्वार पर टंगा होगा तो दूर से दिखाई देता रहा होगा। देखिए सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रत्येक आवासीय भवन सिंधु सभ्यता के ध्यान रखिए कि जो कहा गया सिंधु सभ्यता के नगरों में प्रत्येक आवासीय भवन के बीच एक आंगन होता था जिसके तीन या चारों और चार पांच कमरे, एक रसोई घर और एक स्नान घर होता था। अधिकांश घरों में कुआं भी होता था। सामान्यतः मकान पक्की ईंटों से बने हुए मिले हैं। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं तथा दहलीजों के निर्माण के लिए किया गया है। मकानों में मिली सीढ़ियों से पता चलता है कि दो मंजिले भवन भी बनते थे। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों में न खुलकर गलियों में खुलते थे, परंतु लोथा इसका अपवाद है। जहाँ के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। मिट्टी को कूट कर कच्ची ईंटों या पक्की ईंटें बिछाकर मकानों के फर्श बनाए जाते थे। कुछ भवनों की दीवारों प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का उपयोग होता था, किंतु सबसे परिचित आकार 4:2:1 का था। देखिए घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था जहां इनके नीचे मोरियां बनी हुई थी। ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी रहती थी। इन मोरियों में आपको नर मुख्य मैनहोल भी बने थे। कांस्य युग की दूसरी किसी सभ्यता ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि हड़प्पा संस्कृति लोगों ने दिया। अब देखिए हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर यहाँ देखिए वैसे तो हड़प्पा संस्कृति में लगभग 1500 स्थलों का पता लग चुका है। आपको हड़प्पा संस्कृति में लगभग 1500 स्थलों का पता लग चुका है, किंतु उनमें केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी जा सकती है। ये निम्न है। पहला आपको हड़प्पा नगर है, दूसरा आपको मोहनजोदड़ो नगर है। तीसरा आपको यहाँ पर देखिए तीसरा आपको चंद्रपुर नगर है, चौथा आपको लोथर नगर, पांचवा आपको कालीबंगा नगर है, छठा आपके यहाँ पर क्या बनवारी और सातवां आपको धोलाविला है। तो सबसे आपको यहाँ पर हड़प्पा की बात कर लीजिए। ठीक है, हड़प्पा की जो यहाँ पर आपको देखिए हड़प्पा का पूरा स्तर यहाँ पर आपको जो हड़प्पा का पूरा स्तर आपको हड़प्पा का पूरा असर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में आधुनिक आपको साहिवाल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख 1800 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया। हड़प्पा का दूसरा उल्लेख तब आया जब 1856 ईस्वी को कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने यहाँ से प्राप्त ईंटों का उपयोग रोलरों के रूप में किया। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी
यूनानी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा क्षेत्रफल की देखिए, हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। यह लगभग देखिए, यह लगभग 150 हेक्टेयर देखिए, यह लगभग 150 हेक्टेयर के घेरे में बसा हुआ था। इसके दुर्ग के टीले को ए बी नाम दिया गया। इसके दुर्ग के टीले को ए बी नाम दिया गया। दुर्ग के बाहर उत्तर देखिए, दुर्ग के बाहर उत्तर दिशा में स्थित लगभग 6 मीटर ऊंचे टीले को एफ नाम दिया गया। दुर्ग के बाहर देखिए, दुर्ग के बाहर उत्तर दिशा में स्थित लगभग 6 मीटर ऊंचे टीले को एफ नाम दिया गया। इसी टीले पर अन्नागार, अनाज कूटने की वृत्ताकार चौथे और श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार के रावी देखिए, अन्नागार रावी नदी के तट पर स्थित है। अन्नागार रावी नदी के तट पर स्थित था। अन्नागार आपको रावी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा के एफ टीले में पकी हुई ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चौथे मिले हैं, जिनका उपयोग आपको अनाज पीसने का होता था। देखिए, इसी टीले पर श्रमिक आवास मिला है। देखिए, इसी आवास में 15 मकान 2 पंक्तियों बनाए गए थे। इस बस्ती के समय आपको 16 भट्टियों और धातु बनाने की एक मुश्न मतलब कुरुकीवर मिली है। संभवतः इसी बस्ती में आपको ताम्रकार रहते थे। हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे समाधि R37 मतलब सिमेट्री R37 नाम दिया गया है। हड़प्पा में सन 1934 ईस्वी में अन्य समाधि मिली थी, जिसे समाधि सिमेट्री H नाम दिया गया। इसका संबंध आपको सिंधु सभ्यता के बाद के काल से था। अब के मोहनजोदड़ो देखिए, मोहनजोदड़ो को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था, जो 250 हेक्टेयर में बसा था। इसकी जनसंख्या सर्वाधिक थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों या प्रेतों का टीला। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में लाखन मर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले देखिए, मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहते हैं, क्योंकि इस टीले का कुषाण काल का एक स्तूप बना हुआ है। क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का एक स्तूप बना हुआ है। दुर्ग के टीले दुर्ग के टीले पर भी स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन एवं पुरोहित आवास बने हुए थे। स्नानागार मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। यहाँ पर जो आपको कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या आपको स्नानागार देखिए, आप क्या मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। इसका आपको जलाशय दुर्ग के टीले में है। ये 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर देखिए, दोनों सिरों पर आपको तल तक सीढ़ियाँ बनी हुई है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। पास के कमरे में बड़ा सा कुआं है। इससे पानी निकाल कर हौज में डाला जाता है। स्नानागार के दक्षिण पश्चिम से गंदा पानी निकालने के लिए नाली बनाई गई थी। इस विशाल स्नानागार का उपयोग आपको सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। मार्शन ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। अन्नागार यहाँ देखिए, व्हीलर के अनुसार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्नकोठार है। यह आपको 50.71 मीटर लंबा और 15.35 मीटर चौड़ा है। देखिए, सभा भवन देखिए, दुर्ग से दक्षिण में 27 मीटर आकार का वर्गाकार भवन प्राप्त हुआ है। इसे सभा भवन की संज्ञा दी गई। पुरोहित आवास स्नानागार उत्तर पूर्व में 17.1 से 17.1 पुरोहित आवास देखिए, आपको स्नानागार को उत्तर पूर्व आपको 17.1 मीटर से आपको 17.1 मीटर और इंटू 23.77 मीटर के आकार का विशाल भवन मिला है। इसे पुरोहित आवास कहा गया है। मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीलों को HR, VS, D के क्षेत्रों में बांटा गया था। इसमें HR क्षेत्र अत्यंत प्रसिद्ध है। HR क्षेत्र से कांसे की नर्तकी की मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। मोहनजोदड़ो क्षेत्र से कांसे की नर्तकी की मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। मोहनजोदड़ो में कुल 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए, परंतु यहाँ किसी कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो एक दूसरे से 482 किलोमीटर दूर सिंधु नदी द्वारा जुड़े थे। पिगट महोदय इन नगरों को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। आपको यहाँ पर देखिए, सिंधु आपको नगर है, आपको यहाँ चंद्रहुद्रो है।
देखिए चनहुद्रो देखिए हम क्या कि चनहुद्रो जो आपको उसको देखिए, ये चनहुद्रो ये सिंधु नदी के बाएँ चनहुद्रो आपको सिंधु नदी के बाएँ तरफ स्थित है। इसकी खोज आपको 1931 में आपको इसकी खोज आपको 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की। देखिए एन.जी. मजूमदार देखिए चनहुद्रो ने देखिए चनहुद्रो में सिंधु संस्कृति चनहुद्रो आपको सिंधु संस्कृति के बाद आपको चनहुद्रो आपको सिंधु संस्कृति के बाद आपको चनहुद्रो में आपको सिंधु संस्कृति के बाद आपको झूकर संस्कृति तथा झांगड़ संस्कृति विकसित हुई। मैके देखिए यहाँ पर क्या कि मैके ने यहाँ से मन के बनाने का कारखाना खोला। यहाँ से देखिए एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों का अंकन है। यहाँ से ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान है। देखिए यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। यहाँ से लिपस्टिक काजल कंघा उस्तरा आदि प्रमाण भी मिले हैं। चनहुद्रो एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया है। अब कि लोथल की बात देखिए, लोथल की बात यहाँ देखिए, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसकी खोज आपको 1954 ईस्वी में आपको S.R. राव ने की थी। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला। इसकी लंबाई आपको 223 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर एवं गहराई 38 मीटर थी। देखिए गोदीवाड़ा हम क्या गोदीवाड़ा उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार था जिससे जहाज आपको आते जाते थे। और दक्षिणी दीवार में अतिरिक्त जल का निकाल और दक्षिणी दीवार में आपको क्या और दक्षिणी दीवार में अतिरिक्त जल का निष्कास द्वार था। इस प्रकार इस नगर में जल प्रबंधन की सबसे उत्तम व्यवस्था थी। लोथल नगर क्षेत्र के बाहरी उत्तरी पश्चिमी किनारे पर समाधि क्षेत्र था जहाँ से 20 समाधियाँ मिली है। लोथल से 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण भी मिले हैं देखिए जिससे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। लोथल से एक अग्नि कुंड का अवशेष भी मिला है। लोथल के दुर्ग क्षेत्र से 126 मीटर लंबा एवं 30 मीटर चौड़ा एक भवन मिला है जिसे प्रशासनिक भवन की संज्ञा दी गई। लोथल से आपको चनहुद्रो की भांति मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक रंगाई कुंड मिला है जो निचले नगर में स्थित था। अब देखो देखिए कालीबंगा का अर्थ के पास कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। 100 हेक्टेयर में बसे राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज सन 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। यह प्राचीन सरस्वती एवं दुष्यंती नदियों के बीच स्थित था। देखिए सरस्वती के यहाँ पर क्या कि सरस्वती का आधुनिक नाम घगर, सरस्वती का आधुनिक नाम आपको घगर एवं दुष्दवती का चौतंग है। सरस्वती नदी के किनारे आपको घगर हाकड़ा पाट पर का सर्वाधिक स्थलों का संकेंद्रण था। देखिए कालीबंगा के पश्चिमी टीले पर सेंथल सभ्यता के नीचे प्राक सेंथल सांस्कृतिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्रमाण आपको प्राप्त हुए हैं। इन प्रमाणों में हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी जुताई आपको आड़ी तिरछी की गई थी। देखिए जिससे दो फसलों के एक साथ बोए जाने का अनुमान लगाया जाता है। कालीबंगा के दुर्ग टीले के दक्षिणी भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने हुए 5-6 चबूतरे मिले हैं जिनके ऊपर कई अग्निकुंड या वेदिकाएं बनी हुई मिली है जो कि आयताकार है। कालीबंगा में दुर्ग वाले टीले के दक्षिण पश्चिम लगभग 300 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान स्थित है। यहाँ से सब विसर्जन के 37 उदाहरण भी मिले हैं। यहाँ से आपको सब विसर्जन के 37 उदाहरण आपको मिले हैं। यह अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियाँ पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार के साथ मिले हैं। यहाँ से एक युगल समाधान भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से आपको अंडाकार कवरे भी प्राप्त हुए जिससे एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र किए जाने का प्रमाण है। इसे शल्य क्रिया का प्राचीन उदाहरण माना जा सकता है। फिर देखिए कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के बने हैं। नगर टीले से अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा में कोई स्पष्ट घेरू या सही जल निकासी प्रणाली नहीं थी। यहाँ पर भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनवारी छठा में देखिए बनवारी स्थल हरियाणा के हिसार जिले में आपको सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज आपको 1974 ईस्वी में R.S. विष्ट ने की थी। यहाँ से मिट्टी का बना हल था बढ़िया किस्म का जो प्राप्त हुआ। बनवारी में सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता
विशेषता जल निकास प्रणाली, देखिए जल निकास प्रणाली का अभाव था। वहाँ से आपको देखिए मतलब बनवाली से आपको प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के मकान देखिए, यहाँ के मकानों के साथ समान से पता चलता है कि यह समृद्ध लोगों का नगर था। बनवाली कई मकानों से बनवाली के कई मकानों से अग्नि वेदियाँ मिली है। इनकी देखिए इनके साथ आपको अर्धवृत्ताकार ढांचे हैं। इनके साथ आपको अर्धवृत्ताकार ढांचे हैं, जिसके आधार पर कुछ विद्वान यहाँ मंदिर होने की संभावना व्यक्त करते हैं। अब के धोलावीरा देखिए, धोलावीरा नगर आपको गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिर नाम के एक द्वीप, जिसे स्थानीय भाषा में बैठ कहते हैं, उत्तरी पश्चिमी कोने पर बसा हुआ एक छोटा सा गाँव है। 100 हेक्टेयर में बसे धोलावीरा टीलों की खोज 100 हेक्टेयर बसे धोलावीरा टीलों की खोज सन 1967-68 ईस्वी में श्री JP जोशी ने की थी। 1990 ईस्वी से भारतीय पुरातत्व संरक्षण के RS बिष्ट के निर्देशन में उत्खनन कार्य अभी चल रहा है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए, धोला का अर्थ सफेद था, वीरा कुआं है। धोला का अर्थ सफेद था, वीरा का अर्थ कुआं है। यहाँ पर देखिए अर्थात सफेद कुआं धोलावीरा हुआ। अब आगे हम देखिए क्या कि यहाँ एक आपके यहाँ जो कहा गया, तो यहाँ एक टीले देखिए, यहाँ एक टीले पर एक पुराना कुआं है, जिसके कारण इसका नाम आपको धोलावीरा पड़ गया। देखिए धोलावीरा का नगर आपको आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला मध्यनगर, इस नगर को 3 भागों किला नगर, मध्यनगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। यहाँ के उत्खनन से हड़प्पा संस्कृति के तीन चरणों का पता चला। यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष हैं। घोड़े का अवशेष एवं पशु के छोटी कांच से आकृति। यहाँ से एक ऐसा अभिलेख प्राप्त हुआ जिसके 9 वर्ण है और प्रत्येक 37 सेंटीमीटर लंबे और 27 सेंटीमीटर चौड़े हैं, जो दूधिया सफेद पदार्थ के कटे टुकड़ों से अभिलिखित हैं। हड़प्पा देखिए, आपके हड़प्पा सभ्यता एकमात्र स्टेडियम कीड़ागार यहीं से प्राप्त हुआ। इसके अलावा एक नेवले की पत्थर की मूर्ति 37 सेंटीमीटर भी पाई गई है। लेकिन यहाँ की सबसे आश्चर्यजनक वस्तु विशाल जलाशय है। इसका आकार आपको 80.4 मीटर गुना 12 मीटर था और गहराई आपको 7.5 मीटर थी। इसमें 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी। धोलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक जानते थे। उन्होंने बांध बनाए थे और जलाशय में पानी संग्रहित किया। धोलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख समुद्र गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक प्राप्त लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। यह लिखावट एक काठ की तख्ती पर खुदाई करके उसमें सफ़ेद चूना भर कर तैयार की गई है। इनमें आपको 10 संकेताक्षर है, जिनमें से प्रत्येक ऊंचाई आपको 37 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 25-27 सेंटीमीटर है। धोलावीरा के नगर के पश्चिम की ओर स्थित कब्रिस्तान उत्खनन से कई तरह के समाधान मिले हैं, जो धोलावीरा की विशेष विशेषता है। यहाँ पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड श्वेत पाषाण खंड बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। अब एक अन्य प्रमुख स्थल की बात है। अन्य प्रमुख स्थल जो आपके उसको देखिए यहाँ पर क्या कि अन्य प्रमुख स्थल देखिए यहाँ पर नौसारो यहाँ पर आपका है। देखिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित इस स्थान से स्त्रियों की मिट्टी देखिए आपको नौसारो देखिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित इस स्थान से स्त्रियों की मिट्टी की कुछ ऐसी मूर्तियाँ पाई गई है, जिनकी मांग में अब भी सिंदूर भरा हुआ। आज भी सिंदूर को हिंदू स्त्रियों का सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सुतकांगेंडोल देखिए दक्षिणी बलूचिस्तान में दासक नदी के तट पर स्थित इस नगर को 1927 ईस्वी में आपको और स्टाइन ने की थी। यह एक बंदरगाह नगर था। देखिए सोतका को देखिए आप क्या सोतका को दक्षिणी बलूचिस्तान में आपको सादी कोर नदी के तट पर स्थित था। देखिए सोतका को की बात यहाँ पर दक्षिणी बलूचिस्तान में सादी कोर नदी के तट पर स्थित था। इस स्थल को 1962 ईस्वी में आपको जॉर्ज डर्स ने की थी।
देखिए डाबरकोट की बात है, हम देखिए डाबरकोट की बात देखिए दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित इस स्थल की खोज आपको और देखिए और स्टाइन देखिए दक्षिणी और डाबरकोट की बात देखिए यहाँ पर दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित इस स्थल की खोज आपको और स्टाइन 1928 ईस्वी में की थी। 1928 ईस्वी में आपको की। फिर देखिए बालाकोट, यहाँ देखिए बालाकोट है बलूचिस्तान के दक्षिण में स्थित इस बालाकोट स्थल का उत्खनन जॉर्ज एफ डेल्स ने 1963 ईस्वी के दौरान किया था। यह बंदरगाह नगर था। यहाँ का द्वीप, यहाँ का सीप उद्योग, यहाँ का सीप उद्योग प्रसिद्ध है, मतलब बालाकोट का सीप उद्योग प्रसिद्ध है। कोटी दीजी आपको सिंधु नदी के बाएं तरफ स्थित इस स्थल का खोज आपको पुराविद ध्रुवे ने 1925 ईस्वी में की थी। यहाँ से प्राक हड़प्पा प्रमाण मिले हैं। फिर देखिए आपको आमरी यहाँ पर आपको है। फिर देखिए आपको आम्र देखिए सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित इस स्थल की खोज 1929 में आपको NG मजूमदार ने की थी। यह पहला ऐसा स्थल था जहां सबसे पहले आपको प्राक हड़प्पा का अवशेष मिले हैं। यहाँ से को 12 सिंघा के प्रमाण प्राप्त हुए। देखिए रोपर भारत के पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित इस स्थल का उत्खनन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1953-56 ईस्वी के बीच यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। इसका आधुनिक नाम आपको रूपनगर है। यहाँ मतलब रोपर का आधुनिक नाम आपको रूपनगर है। यहाँ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। देखिए बारह जो है रोपर जिले में स्थित इस स्थल को 1956 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। देखिए आपको संघोल आपको देखिए यहाँ पर संघोल लुधियाना जिले में स्थित इस स्थल को संघोल स्थल को 1968 ईस्वी में एस स्तरवाल तथा RS विष्ट द्वारा की गई। मिथातल देखिए हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित इस स्थल को 1968 ईस्वी में सूरज भान ने की। राखी गढ़ी देखिए हरियाणा के जिंद जिले में आपको घगर नदी पर स्थित इस स्थल को 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की। कुणाल देखिए हिसार जिले में आपको सरस्वती नदी किनारे स्थित इस स्थल को 1974 ईस्वी में JP जोशी और RS विष्ट ने की। रंगपुर देखिए अहमदाबाद जिले आपको भागर नदी पर स्थित इस स्थल को 1954 ईस्वी में आपको SR राय ने की। फिर आपको देखिए आपको सुरकोटदा आपको गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस स्थल को 1964 ईस्वी में JP जोशी ने की। यहाँ दुर्ग और नगर क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। यहाँ कब्र बनाने के अंडाकार गड्ढा खोद कर उस मानव की चुनी हुई हड्डियों से भरे हुए कलश रखे जाते थे। इन अस्थि कलशों को प्राय मिट्टी कंकड़ से ढक दिया जाता था। एक कब्र बड़े आकार की शिला से ढकी हुई मिली है। एक कब्र बड़े आकार की शिला से ढकी हुई मिली है। यह कब्र अभी तक ज्ञात सैंधव सब विसर्जन परंपरा में तथा नवीन प्रकार की आपको है। तो यहाँ पर फिर आपको कहा गया मालवन कहा गया कि मालवन का सूरत जिले में आपको ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित इस स्थल को 1967 ईस्वी में JP जोशी तथा आलविन दंपति ने की। भगवत राय देखिए गुजरात की मुख्य भूमि पर धूर दक्षिण का स्थल है जो किसी देखिए यहाँ पर भगत राव की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यह भगत राव गुजरात की मुख्य भूमि पर धूर दक्षिण का स्थल है जो कीम सागर संगम पर स्थित है। अब की आपको मालवन क्या था सूरत जिले में आपको ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित इस स्थल की खोज 1967 ईस्वी में JP जोशी तथा आलविन दंपति ने की। अब देखिए रोजदी क्या देखिए रोजदी गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ देखिए आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित इस स्थल को 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज द्वारा की गई। इसका उत्खनन का आपको 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। फिर देखिए अम्बाखेड़ा एवं बड़गांव देखिए सहारनपुर जिले में मस्का नदी के तट पर ये दोनों स्थल स्थित है। फिर देखिए मांडा देखिए आपको क्या मांडा देखिए आप मांडा जम्मू देखिए जम्मू अखनूर तहसील में आपको अखनूर तहसील में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। 1982 ईस्वी में आपको JP जोशी ने इसकी खोज की। यहाँ से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पो-उत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। भगवानपुर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर स्थित इस स्थल
इस स्थल से सैंधव सभ्यता के पतन उन्मुख काल के अवशेष मिले हैं। इसका उत्खनन आपको जेपी जोशी द्वारा करवाया गया। और कुंताल से देखिए गुजरात के राजकोट जिले में स्थित इस स्थल खुदाई से विकसित रहा। कुंताल से देखिए गुजरात के राजकोट जिले में स्थित इस स्थल खुदाई से विकसित तथा उत्तरकालीन सैंधव संस्कृति प्रकाश में आई है। यह एक बंदरगाह नगर था। अल्लाह दिनों के बाद यहाँ देखिए सिंधु तथा अरब सागर के संगम से करीब 16 किलोमीटर उत्तर पूर्व तथा कराची 40 किलोमीटर पूर्व से स्थित यह एक बंदरगाह नगर था। अल्लाह दिनों के बाद देखिए सिंधु तथा अरब के संगम से करीब 1600 किलोमीटर उत्तर पूर्व तथा कराची से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित यह एक बंदरगाह नगर था। अब हम देखिए आपको यहाँ पे जो कहा गया सिंधु सरस्वती संस्कृति की विशेषता, जो आपको सिंधु सरस्वती संस्कृति की विशेषता आपके यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया सिंधु सरस्वती संस्कृति की विशेषता की बात यहाँ पर देखिए इस संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का विवेचन निम्नवत है। देखिए राजनीतिक संगठन लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली सिंधु सभ्यता 600 वर्षों तक आपको निरंतर कायम रही। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ कोई ना कोई उच्च केंद्रीय राजनीतिक संगठन रहा होगा। समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के विपरीत यहाँ किसी मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं है। अतः मेसोपोटामिया की तरह यहाँ पुरोहितों का शासन नहीं था। हालांकि प्रसिद्ध इतिहासकार ए एल बासम महोदय यहाँ पुरोहितों का ही शासन मानते हैं। डॉक्टर आर एस शर्मा के अनुसार इस सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक ध्यान आपको वाणिज्य और व्यापार की ओर दिया। अतः हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। लेकिन यह भी संभव है कि संपूर्ण क्षेत्र कई स्वतंत्र राजवाड़ों बटा हुआ था और उनमें से प्रत्येक की एक अलग राजधानी थी। जैसे सिंधु मोहनजोदड़ो पंजाब में हड़प्पा, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में लोथल। इस संदर्भ उल्लेखनीय है कि ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में यद्यपि संपूर्ण उत्तर भारत में पुरातत्व संस्कृति लगभग एक समान थी, फिर भी संपूर्ण क्षेत्र 16 स्वतंत्र महाजनपदों में विभाजित था जिनकी अपनी अपनी राजधानियां थी। लेकिन कुछ अन्य इतिहास जैसे कि हंटर के अनुसार यहाँ की शासन व्यवस्था अजनतांत्रिक पद्धति में चलती थी। मैक्री के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में जनप्रतिनिधि का शासन था। स्टुअर्ट पिगट ने इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को होने का अनुमान लगाया है। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको है कि देखिए आपको क्या सामाजिक संगठन की बात यहाँ पर की गई है। सामाजिक संगठन देखिए आपको क्या कि सैंधव समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला विशिष्ट वर्ग जो नगर दुर्ग से जुड़ा था। दूसरा आपको खुशार मध्यम वर्ग और तीसरा आपको अपेक्षाकृत कुछ कमजोर वर्ग जो नगर के निचले हिस्से में रहता था। आमतौर पर ये तीनों हिस्से परकोटे से घिरे होते थे। कुछ शिल्पी और श्रमिक नगर के परकोटे से बाहर की बस्तियों में भी रहते थे। अधिकाली बंगाल में ऐसा प्रतीत होता है कि पुरोहित लोग आपको दुर्ग के ऊपरी भाग में रहते थे जो और निचले भाग में स्थित अग्नि वेदिकाओं पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराते थे। इस बात की संभावना व्यक्त की गई है कि दुर्ग में निवास करने वाले लोग पुरोहित वर्ग के थे। नगर क्षेत्र को व्यापारी अधिकारी सैनिक एवं शिल्पी रहते थे। अन्य वर्गों में आपको कृषक, कुम्हार, बढ़ई, नाविक, सुनार, मन के मुहरे बनाने वाले शिल्पी, जुलाहे तथा श्रमिक प्रमुख थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कतिपय मकानों के रूपरेखा के आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि इस सभ्यता में दास प्रथा का भी प्रचलन था। अब स्त्रियों की दशा की बात है। देखिए सबसे अधिक आपको नारी मूर्ति मिलने के कारण आपको सैंधव समाज मातृ प्रधान माना जाता है। परंतु लोथल से तीन युगल समाधान एवं कालीबंगा से एक युगल समाधान मिलने से विद्वानों ने यहाँ सती प्रथा के प्रचलन का अनुमान लगाया है। सिंधु घाटी के निवासी खाने पीने, वस्त्र एवं आभूषण के शौकीन थे। संभवतः वे शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। आभूषण सोने, चांदी और माणिक के बनाए जाते थे। हाथी दांत तथा शंख का उपयोग आपको अलंकार तथा चूड़ियां बनाने के लिए किया जाता था। दर्पण तांबे के बने थे जबकि कंपियां और सुइयां हाथी दांत की बनी हुई थी। हड़प्पा से एक श्रृंगारदान मिला
है तथा चनहुदरों से लिपस्टिक एवं अंजन देखिए अंजनशाली का काजल लगाने की सलाह प्राप्त हुई है। देखिए नौसारों से स्त्रियों की मांग में सिंदूर नौसारों से स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाए जाने का प्रमाण प्राप्त है, जो आज भी हिंदू धर्म में स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। गरीब लोग शंख दीप एवं मिट्टी के बने हुए आभूषण पहनते थे। पांसे का खेल शिकार और नृत्य उनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे। अब आर्थिक जीवन देखिए, सैंधव सभ्यता का आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित अवस्था में था। आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार थे। कृषि देखिए सेंधववासी जाड़े अर्थात नवंबर दिसंबर में फसल बोते थे, मार्च अप्रैल में काट लेते थे। यहाँ कोई फव्वारा या फाल तो नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा अवस्था में कूड मतलब हर लेखा प्रमाण मिले हैं। हड़प्पाई लोग आपको शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे तथा फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग होता था। मोहनजोदड़ो एवं बनवाली से मिट्टी के हल के खिलौने का प्रारूप मिला है। इसी प्रकार को पाकिस्तान के वर्तमान चोलिस्तान भूतपूर्व आपको बहावलपुर रियासत के विकसित हड़प्पन पुरातनों के अन्वेषण के परिणाम स्वरूप को खेत जोतने में प्रयुक्त मिट्टी के बने हल के खिलौने के टूटे हुए अवशेष मिले हैं। अब एक फिर देखिए आप क्या है, इसी प्रकार को पाकिस्तान के वर्तमान चोलिस्तान भूतपूर्व बहावलपुर रियासत के विकसित हड़प्पन पुरातनों के अन्वेषण के परिणाम स्वरूप खेत जोतने में प्रयुक्त मिट्टी के बने हल के खिलौने के टूटे हुए अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता यहाँ पर क्या है कि देखिए आपको सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्तर से नहरों या नालों सिंचाई के प्रमाण नहीं मिले हैं। कृषि कार्य के नदियों के जल वर्षा के जल तथा कुओं का उपयोग किया जाता रहा होगा। देखिए हड़प्पाई लोगों को कुल 9 फसलों ज्ञात थी। गेहूँ की 3 किस्में, जो कि 2 किस्में कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल। देखिए बनवारी से बढ़िया किस्म का जो प्राप्त हुआ है चावल। बनवारी से बढ़िया किस्म का जो प्राप्त हुआ है देखिए चावल के भी प्रमाण है। जैसे लोथल से चावल का अवशेष एवं रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। ये दोनों स्थल वर्तमान गुजरात में, हरियाणा से भी चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोटे अनाजों की 6 किस्म उगाई जाती थी। रागी, कोंदो, सांबा, ज्वार, मटर और फलियों की भी खेती की जाती थी। अन्य फसलों को खजूर, विभिन्न प्रकार के फल, तिल और सरसों शामिल है। मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों पर पाए गए सूती कपड़ों के टुकड़ों से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता की परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पहले के मेहरगढ़ पुरास्त्र पर कपास पाई गई थी। यह संसार भर में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। कपास सिंधव लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण आपको यूनानी सिंध क्षेत्र को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। सिंधु सभ्यता के लोगों को गणना ज्ञात नहीं था। रोजदी के निचले स्तरों से छोटी ज्वार एवं रागी, सौराष्ट्र में बालाकोट एवं बाजरा एवं सौराष्ट्र में आपको बालाकोट से बाजरा एवं वहीं से कुछ प्रवर्ती काल में ज्वार तथा सारगम के प्रमाण मिले हैं, जिन्हें संभवतः हड़प्पा से लाकर यहाँ प्रचित किया गया होगा। अनाज संभवतः कर के रूप में वसूला जाता था, क्योंकि प्रमुख नगरों में अन्नागार प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के अन्नागारों के समीप ही अनाज की सफाई, कुटाई, पिसाई आदि के चौतरे मिले हैं और मजदूरों के निवास के बनी हुई श्रमिक बस्ती के साथ मिले हैं। लोथर्स आपको आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सिंधु सभ्यता की मिट्टी के बर्तन तथा मोहरों पर अनेक पेड़ पौधे का अंकन मिलता है। इसमें प्रमुख पीपल, खजूर, नींबू, केला आदि थे। पशुपालन के हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे। वे बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, ऊँट, हाथी, गैंडे, बाघ, हिरण और मोर, खच्चर आदि से परिचित थे, परंतु उन्हें कुबर वाला सांड अधिक प्रिय था। साथ हड़प्पा संस्कृति में घोड़े का अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है, परंतु गुजरात के सुरकोटदा से घोड़े का अस्थि पंजर, बलूचिस्तान का पुराना
ऊंढई से घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से घोड़े का अस्तित्व का संकेत था। घोड़े की हड्डियां लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा आदि स्थलों से प्राप्त हुई है। ऊँट की हड्डियां भी अनेक पात्रों से बड़ी संख्या में पाई गई, लेकिन किसी मुद्रा पर ऊँट का चित्र लेकिन किसी मुद्रा पर आपको ऊँट का चित्र नहीं मिला है। लोथल और नौसारों लोथल और देखिए क्या लोथल और नौसारों से घोड़े की मिट्टी की आकृति पाई गई है, लेकिन घोड़े का अंकन किसी मुद्रा पर नहीं मिला है। अर्थात घोड़े और ऊँट का चित्रण किसी मुद्रा पर नहीं मिला है। गाय के प्रमाण यद्यपि मिले हैं, परंतु आश्चर्य तथ्य है कि इस महत्वपूर्ण पशु का अंकन मृण मूर्ति और मृण भांडों आदि पर नहीं हुआ है। देखिए गाय के प्रमाण मिले हैं, लेकिन गाय का एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गाय का जो चित्रण है वो मृण मूर्ति मृण भांडों आदि पर नहीं है। तो ऊँट और घोड़े का अंकन किसी मुद्रा पर नहीं है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, इसमें देखिए आपको शिल्प इसका बारे में देखिए। फिर देखिए यहाँ पर आपको है क्या शिल्प एवं उद्योग धंधे की बात देखिए। आपको यहाँ पर शिल्प एवं उद्योग धंधे की जो बात है उसको यहाँ पर देखिए। इसमें जो आपको कहा गया, देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। सूत की कताई और सूती वस्त्रों की बुनाई के धंधे अत्यंत विकसित थे। मोहनजोदड़ो से आपको मजीट रंग से आपको लाल रंग में रंगे हुए लाल कपड़े के अवशेष चांदी के बर्तन में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो से तांबे के दो उपकरणों में निपटा हुआ सूती कपड़ा एवं सूती धागे भी प्राप्त हुए हैं। कहते कि काली बंगाल से प्राप्त मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े पर सूती वस्त्र की छाप मिली है, और यहीं से सूती वस्त्र लिपटा हुआ एक उस्तरा भी मिला है। लोथल से प्राप्त मुर्दांग को सीलिंग पर सूती वस्तुओं की छाप मिली है। आलमगीरपुर से प्राप्त मिट्टी के एक नाद पर बुने हुए वस्त्र के निशान मिले हैं। कताई बुनाई में प्रयुक्त आपको मिट्टी कांचली मिट्टी और शंख आदि से बने हुए 2 एवं 3 छेद वाले तकुए सेंधव बस्तियों के प्राय अधिकांश घरों से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की प्रस्तर मूर्तियाँ तिब्बतिया आपको अलंकार युक्त शाल ओढ़े हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि वस्त्रों पर कढ़ाई भी होती थी। मेसोपोटामिया को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र संभवतः प्रमुख व्यापारिक सामग्री थी। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग की आपको कांस्य युग की है, अतः वे कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा खेती राजस्थान की खामोदा बलूचिस्तान से तांबा खेती देखिए कि तांबा खेती राजस्थान की खामोदा बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। तांबा खेती राजस्थान खेती तांबा राजस्थान खेती की खानोदा बलूचिस्तान मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान से आता था। हड़प्पा स्थलों से जो कांस्य औजार मिले हैं उसमें टीन की मात्रा कम है, क्योंकि टीन बाहर से मंगाया जाता था। अतः कहा जा सकता है कि हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त विशाल इमारतों से स्पष्ट है कि स्थापत्य राजगिरी महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पाई लोग नाव बनाने कार्य भी करते थे। वे मिट्टी की पुतलियाँ बनाते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने का शिल्प अत्यंत विकसित था। ईंटों के भट्टों के कई भी प्रमाण मिले हैं जो शहर के बाहर स्थित होते थे। सिंधु सभ्यता के नगरों के ध्वंस अवशेषों उत्खनन से प्राप्त होने सोने चांदी के आभूषण तांबे एवं टीन से बने बर्तन उपकरण औजारों से ज्ञात होता था कि सिंधु सभ्यता के लोग धातु की बंद ढलाई और मधुचिष्ट लॉस्ट वैक्स ढलाई की तकनीक से भली भांति परिचित थे। आभूषणों के निर्माण में स्वर्णकार दक्ष थे। आपको शंख, सीप एवं हाथी दांत से विविध प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। चरहुद्र लोथल से मणके बनाने कारखाने प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई लोगों की मृद भांड की खास विशेषता थी आपको भांडों का चिकना और चमकीला होना। इस सभ्यता में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन था। सैंधव लोगों की
सैंतालीस लोगों को फुट 37.6 सेंटीमीटर और क्यूबिक 51.8 सेंटीमीटर से लेकर 53.6 सेंटीमीटर की जानकारी थी। घनाकार चकमक के बाद निचले स्तर पर द्विभाजन प्रणाली बाइनरी सिस्टम और ऊपर के स्तर पर दशमलव प्रणाली में सर्वेक्षण के लिए देखिए सर्वेक्षण के एक सीपी का यंत्र प्रयुक्त होता था प्रयुक्त आपको होता था और लोथर होता था जो लोथर और मोहन जो दोनों जगह मिला है वक्राकार। देखिए यहाँ पर क्या चक्राकार और देखिए यहाँ पर क्या कि चक्राकार देखिए यहाँ पर क्या चक्राकार और समान देखिए चक्राकार और समान आर्य देखिए समान आया था सूक्ष्म नलिकाकार बर्मे भी मिले हैं। हड़प्पाई लोग कई तरह के औजार और हथियार बनाते थे जैसे कुल्हाड़ी आरी छुरा और बर्छा। ये उपकरण देखिए ये उपकरण आपको सरल कोटि के हैं क्योंकि भालों में आपको मध्य सलाखा नहीं है और मैंने नहीं क्योंकि भालों में आपको मध्य सलाखा नहीं है जो उनकी मजबूती बढ़ा सके। अब देखिए युद्ध संबंधी उपकरण देखिए यहाँ पर युद्ध संबंधी उपकरण देखिए सिंधु सभ्यता का मूल आधार कृषि का व्यापार था। सिंधु सभ्यता का मूल आधार कृषि का व्यापार था। मार्शल आदि प्राकृतिकों का मत है कि ये लोग आपको युद्ध विमुख शांत प्रिय लोग थे। हड़प्पा खुदाई से स्पष्ट है कि ये लोग आपको आक्रामक भले ही ना रहे परंतु अपनी सुरक्षा के प्रतिशत उन्होंने अपने नगरों को विशाल प्राचीरों से सुरक्षित किया था। खुदाई से प्राप्त के उपकरण इस तरह के हैं जिनका युद्ध शिकार या बढ़ईगिरी में किसी भी कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता था। ऐसी सामग्री बहुत कम प्राप्त हुई जिनमें देखिए जिसे निश्चयपूर्वक आपको अस्त्र की श्रेणी में रखा जा सके। कांसे की अपेक्षा तांबे के ऊपर अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। संभावित शस्त्रों में आपको तांबे एवं कांसे के भाले चाकू वर्नार तथा कुल्हाड़ी में पाए गए। कुछ पत्थर और तांबे के गदा सिर तथा मिट्टी के गोलियां मिली है। कुछ पत्थर और तांबे के गदा सिर तथा मिट्टी की गोलियां मिली है। लेखयुक्त ताम्र उपकरण मोहनजोदड़ो की अपेक्षा हड़प्पा से अधिक पाए गए। अब देखिए व्यापार और वाणिज्य की बात यहाँ पर की गई है। देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार और वाणिज्य का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त अन्य कोठार एवं बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरों एक रूपी लिपि और मानकीकृत मापतों का अस्तित्व से ही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त मेरुभांडों पर और कुछ मुद्राओं पर जहाज तथा नौकाओं के चित्र पाए गए हैं। एक देखिए यहाँ पर एक जलियान या नौका का मिट्टी का एक मॉडल लोथल से मिला है। हड़प्पा संस्कृति के बाटों की सबसे प्रमुख विशेषता उनका घनाकार और 16 गुणकों में प्रयुक्त होना था। हड़प्पाई लोग देखिए आपको क्या हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर धातु हड्डी आदि का व्यापार करते थे। धातु के सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सारा आदान प्रदान विनिमय द्वारा होता था। अपने तैयार माल और अनाज को नाव और बैलगाड़ियों पर लाद कर पड़ोस के इलाकों में ले जाते थे। उन वस्तुओं के बदले धातुएं ले आते थे। वे अरब सागर तट पर जहाजरानी करते थे। वे पहियों से परिचित थे। पहिए ठोस होते थे। आजकल की तरह उनमें तिलियां नहीं थी। सिंधु सभ्यता काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। पश्चिमी भारत एवं मकान के तटवर्ती क्षेत्रों से ज्ञात सिंधु सभ्यता की बस्तियां संभवतः समुद्र तटीय व्यापारिक पड़ाव के रूप में स्थित बंदरगाह थी। सौराष्ट्र तट पर कीम नदी के यहाँ स्थित भगत और नर्मदा तट पर आपको मेघम हिरण्य नदी किनारे प्रवास भाटन भोगवा एवं साबरमती के संगम पर स्थित लोथल मकरान तट पर आपको सूतकांगे डेल्टा सोतकाको इत्यादि तटवर्ती व्यापारिक केंद्र थे। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए